हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति में हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो क्रांति का अर्थ, बदलाव मैंने बताया था, क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण तथा क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो मैं कारण बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, मोस्टली आपको ये दो कारण तो याद रखने ही हैं, राजनीतिक और तात्कालिक कारण। ठीक है, तो देखिए, क्रांति के पहले मैं बात करूंगा राजनीतिक कारणों के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के अंतर्गत हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे क्रांति के क्या, क्रांति क्यों हुई है, उसके कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सामाजिक व धार्मिक तथा आर्थिक कारणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो मैं बात करूंगा वो सबसे पहले करूंगा क्रांति के राजनैतिक कारणों की। क्रांति के क्या देखने हैं दोस्तों? राजनैतिक कारण। अब देखिए, क्रांति के राजनीतिक कारण तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण माने जाते हैं। एक तो देखिए सहायक संधि प्रणाली, एक तो ये इंपॉर्टेंट कारण है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू की जाती है, यानी कि देशी रियासतों के साथ में दोस्तों क्या कर लिया जाता है, संधि कर ली जाती है। और देशी रियासतों में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो किसके हाथों में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। उन्हें अपनी सैन्य सहायता के लिए अंग्रेजों के पास जाना पड़ता था। वो अपनी सुरक्षित सेना नहीं रख सकते थे, स्थायी सेना नहीं रख सकते थे। किसी भी रियासत के साथ में कोई भी मसले पर अगर उन्हें वार्तालाप करना होता था, कोई भी समझौता अगर करना होता था, तो अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ती थी। अंग्रेजों को जो बिना पूछे नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सहायक संधि प्रणाली जो लागू की गई है वो क्रांति के लिए कारगर साबित हुई है, और क्रांति इस वजह से हुई है। सहायक संधि जो प्रणाली थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई थी। सबसे पहली रियासत जिसने संधि की थी हैदराबाद। कुछ रियासतें भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तो सहायक संधि प्रणाली देखिए, क्रांति 1857 की क्रांति का जो पहला इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है वो राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण में पहली बता रहा हूं मैं, सहायक संधि प्रणाली। पहली क्या देखनी है दोस्तों? सहायक संधि प्रणाली। तो इस सहायक संधि प्रणाली के बारे में हमें चर्चा करनी है। सहायक संधि प्रणाली क्या थी, क्यों लागू की गई है, क्या ऐसे कारण रहे हैं। तो सहायक संधि प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसे कारण हैं सहायक संधि प्रणाली में। तो देखिए, भारत में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली। तो भारत में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी। भारत में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, अंग्रेजों की ओर से है दोस्तों, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। इस संधि के तहत दोस्तों देशी रियासतों को क्या है, अपने अधीन किया गया। इसके तहत देशी रियासतों को अपने अधीन किया गया। अपने अधीन किया गया। देशी रियासतों को क्या किया गया दोस्तों? अपने अधीन किया गया। तो देखिए, सहायक संधि जो प्रणाली है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की जाती है। लॉर्ड वेलेजली जो भारत का गवर्नर जनरल बना था 1798 से 1805 तक। कब से कब तक? तो आपको याद रखना है 1798 से 1805 तक।
1798 ईस्वी से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली यहाँ गवर्नर जनरल के पद पर रहता है और भारत में एक नीति लागू करता है सहायक संधि प्रणाली की। और सहायक संधि जो प्रणाली है इसके तहत देशी रियासतों को अपने क्या कर लेता है, अधीन कर लेता है। देशी रियासतें अपनी स्थायी सेना नहीं रख सकती थी, इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई है। किसी भी फैसले अगर इनको लेने होते थे तो अंग्रेजों से पूछना पड़ता था, यानी अपने फैसले भी नहीं ले सकते थे, फैसले भी असुरक्षित हो गए थे। कोई भी समझौता करना है, कुछ भी अगर करना है तो पहले अंग्रेजों की परमिशन आवश्यक हो गई थी। ठीक है, पहले तो लोभ लालच में आकर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली है, बाद में ये पछतावा महसूस होता है। तो देखिए किस किस रियासत ने किस किस तरीके से संधि की है, कौन कौन सी रियासतें हैं संधि करने में। तो देखिए बात करूं मैं रियासतें, हैदराबाद सबसे पहले भारत में जो संधि करने वाली रियासत है हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 ईस्वी में क्या की है, संधि। हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 में क्या कर ली है, संधि। इसके बाद मैसूर, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, केवल सर्वप्रथम हैदराबाद, ये तो आपको याद रखनी ही है क्योंकि सबसे पहली रियासत इंपॉर्टेंट होती है। हैदराबाद 1798 में, मैसूर ने दोस्तों 1799 ईस्वी में संधि की है। उसके बाद में बात करूं तो देखिए अगली जो रियासत आपको याद रखनी है अवध। अवध जो रियासत है वो 1801 में संधि करती है। कब करती है, 1801 में संधि करती है। उसके अलावा जो पेशवा हैं, पेशवा जो संधि करते हैं 1802 ईस्वी में संधि करते हैं। देखिए हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर ने 1799, अवध 1801, पेशवा करता है 1802 ईस्वी में। उसके बाद देखिए भोसले और जो सिंधिया होते हैं, भोसले और सिंधिया, मराठों में ही भोसले और जो सिंधिया होते हैं ये करते हैं दोस्तों 1803 में। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे राजस्थान इतिहास से जुड़े होंगे, तो राजस्थान की ज्यादातर जो रियासतें हैं वो संधि करती हैं 1818 में। राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट रियासतों के नाम में लिख रहा हूं, जैसे मैं बात करूं राजस्थान में, और राजस्थान में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो हैं जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, बीकानेर है, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर। ठीक है, राजस्थान की जो ज्यादातर रियासतें हैं ये संधि कब करती हैं, 1818 ईस्वी में। तो इस तरीके से लगभग भारत के सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर लेती हैं, संधि कर लेती हैं। और जब संधि कर लेती हैं तो उनके जो अधिकार हैं वो अंग्रेजों के पास में आ जाते हैं, और इसका तो दोस्तों विरोध होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वजह से जो राजशाही तंत्र है, जो उनके पास में पावर थी वो अंग्रेजों के पास में आ गई है, तो वो विरोध करेंगे कि नहीं। ठीक है, इस वजह से विरोध होता है। देखिए सहायक संधि जो प्रणाली है भारत में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत देशी रियासतों को अपने अधीन कर लिया जाता है। सबसे पहले हैदराबाद संधि करता है 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 में, भोसले और सिंधिया 1803 में, राजस्थान में ज्यादातर रियासतें 1818 में संधि करती हैं। इस तरीके से सहायक संधि प्रणाली जो थी वो क्रांति का एक राजनीतिक कारण माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो राजनीतिक कारण आपको याद में रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक कारण क्या याद रखना है दोस्तों, क्रांति का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक कारण है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। कौन सी नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ठीक है, तो देखिए उसके बाद दूसरी में नीति की बात करूं तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही आपको याद रखनी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। कौन सी नीति याद रखनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। देखिए ये नीति क्या कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ये नीति क्या कहती है दोस्तों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की मैं बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है, देखिए आधुनिक भारत के जो निर्माता कहे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की गई है।
इसे ही हम गोद निषेध नीति कह सकते हैं, इसे ही राज्य हड़प नीति कह सकते हैं, इसे ही व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नीति क्या थी? यदि कोई शासक है, यदि कोई व्यक्ति है और उसके कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि कोई पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हो या फिर पुत्र विहीन हो, तो वो शासक बच्चा गोद नहीं ले सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर वो बच्चा गोद नहीं ले रहा है तो उसकी जो संपत्ति होती थी सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती थी। जैसे इसका उदाहरण मैं दूं, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा एक रियासत झांसी में जो क्रांति होती है, झांसी का जो शासक होता है वो होता है गंगाधर राव। कौन होता है? गंगाधर राव। और गंगाधर राव का क्या है, मृत्यु जो होती है गंगाधर राव की, देखिए गंगाधर राव और गंगाधर राव की पत्नी का जो नाम होता है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन है? लक्ष्मीबाई। और यहां पर देखिए इनके कोई पुत्र नहीं होता है, एक पुत्र होता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो ये एक बच्चा गोद लेते हैं दोस्तों दामोदर नाम से। ठीक है, दामोदर उसका नाम रखते हैं अपने बच्चे के नाम पर ही। तो अंग्रेज क्या है, उसे उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं और अपने बच्चे को शासन दिलाने के लिए लक्ष्मीबाई क्या करती है, संघर्ष करती है। जब झांसी में मैं क्रांति पढ़ाऊंगा तब मैं आपको जानकारी दूंगा लक्ष्मीबाई के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीरांगना हुई है भारतीय इतिहास की। ठीक है, भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट वीरांगना के नाम से जानी जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है आपको, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बात करूं मैं तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की जाती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाए या उसके पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है वो सीधे अंग्रेजों के हाथ में आ जाती थी। इससे राजशाही तंत्र विरोध में आएगा अंग्रेजों के। कोई, मैं क्यों चाहूंगा कि यार मेरी संपत्ति सरकार के कब्जे में जाए? मैं चाहूंगा जिसे मैं गोद लूं, जिसे मैं अडॉप्ट करूं, उसकी संपत्ति मेरे लिए मिले, उसको मेरी संपत्ति मिले। ठीक है, मैं ये चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कभी भी कि मेरी संपत्ति किसी दूसरे के अधिकार में जाए। इस वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। और इस नीति के तहत बहुत सारी रियासतें हड़पी गई थी दोस्तों। कौन कौन सी रियासतें कैसे कैसे हड़पी गई हैं? तो सबसे पहले सतारा 1848 में हड़पी जाती है। एक करके मैं सभी रियासतों को आपके बारे में बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इस नीति को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे ही हम कह सकते हैं, देखिए पहले इसके नाम बता देता हूं। इस नीति को हिंदी में जो अर्थ है गोद निषेध नीति। इस नीति को क्या बोलते हैं दोस्तों? गोद निषेध नीति। इसी को बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत और इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति। कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नाम बता दिए हैं मैंने। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको दे दे, राज्य हड़प नीति दे दे, गोद निषेध नीति दे दे, व्यपगत सिद्धांत दे दे। ठीक है, ये लागू किसने किया है? तो देखिए गवर्नर जनरल इस समय जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति लागू की गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति लागू की गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या, कौन सी नीति लागू की गई है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की गई है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की गई है। इसे दोस्तों राज्य हड़प नीति कह सकते हैं, गोद निषेध नीति कह सकते हैं, व्यपगत सिद्धांत हम कह सकते हैं। ठीक है, इस नीति का मैंने सीधा अर्थ बता दिया। यदि किसी शासक की पुत्र विहीन उत्तराधिकारी के अभाव में मृत्यु हो जाती है तो वो कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता था और उसकी जो संपत्ति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में सीधे सीधे आ जाती थी। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए लिखकर बता रहा हूं। यदि किसी के पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वह शासक
बच्चा गोद नहीं ले सकता था, बच्चा गोद नहीं ले सकता था। और जब दोस्तों वो बच्चा गोद नहीं ले सकता था तो इस वजह से वो क्या है, उसकी जो संपत्ति थी वो किसके अधिकार में आ जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाती थी। और इससे क्या है, जो राजशाही तंत्र है वो अंग्रेजों के विरोध में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी जो संपत्ति है एक तरीके से किसके अधिकार में, संपत्ति सीधे किसके अधिकार में दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में उसकी संपत्ति आ जाती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गई। देखिए इस नीति को गोद निषेध नीति, व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति हम कह सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति लागू की गई थी। यदि किसी के पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वह शासक क्या है, बच्चा गोद नहीं ले सकता था। इससे उसकी सीधी संपत्ति किसके अधिकार में आ जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। से शासक जो वर्ग होता है वो किसके विरोध में आ जाता है, अंग्रेजों के विरोध में हो जाता है। और 1857 की क्रांति क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। ठीक है, इस नीति के तहत देखिए कौन कौन सी रियासत हड़पी गई हैं। तो इस नीति के तहत जो रियासतें हड़पी गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक याद तो रखना ही है, सर्वप्रथम सतारा। सर्वप्रथम कौन सी है दोस्तों, सतारा। और सतारा है महाराष्ट्र में। ये रियासत हड़पी जाती है दोस्तों कब, 1848 ईस्वी में। ठीक है, सर्वप्रथम सतारा रियासत 1848 ईस्वी में हड़पी जाती है। उसके बाद देखिए सतारा के बाद जैतपुर, सतारा के बाद जो रियासतें हड़पी गई हैं, सतारा के बाद देखिए संभल और जैतपुर। संभल और जैतपुर जो हैं दोस्तों ये 1849 में हड़पी जाती हैं। संभल और जैतपुर कब हड़पी गई हैं दोस्तों, 1849 में हड़पी जाती हैं। उसके बाद देखिए भगत 1850 में हड़पी जाती है। भगत कब हड़पी जा रही है, 1850 ईस्वी में। देखिए सर्वप्रथम सतारा 1848, संभल जैतपुर 1849, भगत 1850 में। उसके बाद में बात करूं तो देखिए नेक्स्ट आपको याद रखनी है दोस्तों कि उसके बाद जो हड़पी गई है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हड़पा जाता है उदयपुर रियासत 1852 में। कब हड़पी गई है, 1852। उसके बाद देखिए झांसी जो हड़पी जाती है दोस्तों 1853 ईस्वी में। झांसी कब हड़पी गई है, 1853। उसके बाद नागपुर 1854 में। ठीक है, नागपुर, और नागपुर जो हड़पी जाती है 1854 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखो आपको तंजौर और अर्काट, तंजौर और अर्काट, तंजौर और अर्काट जो हड़पी जाती हैं ये 1855 में। ठीक है, एक रियासत आपको याद रखनी है दोस्तों अवध, ये आपको याद रखनी है। अवध का विलय इस नीति के तहत नहीं हुआ है। अवध जो रियासत है ये हड़पी जाती है 1856 में। और अवध का जो विलय अंग्रेजों ने किया था ये क्रांति का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह, उस पर आरोप लगाया जाता है कि ये शासन को ढंग से नहीं चला पा रहा है। तो इस वजह से अवध का जो विलय किया जाता है, आपको याद रखना है कि अवध का विलय कुशासन के आरोप में, इसका जो विलय किया जाता है वो किस कारण से किया जाता है, तो कुशासन के आरोप में अवध का क्या किया जाता है, विलय किया जाता है। कुशासन के आरोप में अवध का क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, ये इस नीति के तहत नहीं है लेकिन क्या ही है, इसका विलय हुआ है, तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए
इस नीति के तहत जो इंपॉर्टेंट रियासतें हैं, सर्वप्रथम सतारा महाराष्ट्र में 1848, संभल जैतपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, तंजौर अर्काट 1855, अवध 1856 विलय कुशासन के आरोप में। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो थी, ये भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण, एक तो मैंने सहायक संधि प्रणाली बता दी राजनीतिक कारणों में, उसके अलावा दूसरी है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ये क्या है? इस नीति को गोद निषेध नीति, व्यवगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति हम कह सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति लागू की गई। यदि किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो वह कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता था, इससे उसकी जो संपत्ति थी सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाती थी। इस नीति के तहत बहुत सारी रियासतें हड़पी गई हैं, जैसे देखिए सतारा सबसे पहले 1848, संभल जैतपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, तंजौर अर्काट 1855, अवध 1856। इसका विलय किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में। तो ये आपके हो गए आपके कौन से कारण? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारणों के बाद में एक आपको याद रखना है सैनिक कारण। कौन सा याद रखना है दोस्तों? सैनिक कारण। फिर मैं आपको लास्ट बताऊंगा तात्कालिक कारण। तो देखिए सैनिक कारण क्या है? सैनिक कारण 1857 की क्रांति का क्या देख रहे हैं दोस्तों? सैनिक कारण। तो 1857 की क्रांति का सैनिक कारण की अगर मैं बात करूं तो देखिए सैनिक कारण जो है वो क्या है कि 1854 ईस्वी में एक नया डाकघर अधिनियम पारित किया जाता है। और नया डाकघर अधिनियम क्या कहता है कि सैनिकों की जो मुफ्त डाक सेवा है वो क्या कर दी जाए? समाप्त कर दी जाए। इससे सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा समाप्त हो गई है। अब देखिए सैनिक क्या है? पहले से दूरभाष के साधन तो थे नहीं, वही संदेश आते हैं, संदेश जाते हैं, चिट्ठियों के द्वारा माध्यम थे। उससे पहले सैनिकों की जो डाक सेवा थी, डेली पत्र लिखो, कोई टेंशन नहीं है, फ्री में सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर पत्र लिखने की आदत बढ़ गई, जियो वाली आदत तो चला दी, नेट चलाना ही है। अब क्या है? बैलेंस गिराओ, यानी कि आदत तो डल गई। अब आदत डल गई है तो पत्र तो डेली हो रहे हैं आदान प्रदान। अब क्या है? उस पर दाम लगा दिए, पैसे लगा दिए, ठीक है। अब मुफ्त डाक सेवा बंद हो गई तो सैनिक इसका विरोध करेंगे कि नहीं? ठीक है, सैनिकों ने विरोध किया है। इस वजह से क्या होती है? 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1854 ईस्वी में सैनिक कारणों में जो इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है, 1854 ईस्वी में एक नया डाकघर अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम पारित हुआ। ईस्वी में एक नया डाकघर अधिनियम पारित हुआ और इस नए डाकघर अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई। सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई है, जिस वजह से 1857 की क्या होती है? क्रांति होती है। तो बस सैनिक कारणों में केवल यही बात आपको याद रखनी है कि 1854 ईस्वी में एक नया डाकघर अधिनियम पारित होता है, जिससे सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा क्या हो जाती है? बंद। मैंने अब तक क्रांति में जो आपको कारण बताए हैं, देखिए सबसे पहले मैंने कल की क्लास में जो बताया था आपको, पिछली क्लास में वो बताया था कि सबसे पहले मैंने बताया ईसाई मिशनरीज जो आते हैं, सामाजिक व धार्मिक कारण बताए थे। तो उसके बाद कुछ आर्थिक कारण बताए थे। फिर मैंने आज राजनीतिक कारण आपको बताए हैं, सहायक संधि प्रणाली बताई है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति बताई है, फिर सैनिक अधिनियम बताए हैं। तो ये कार्य तो बहुत समय से चले आ रहे हैं। धीरे धीरे करके भारतीयों में एक जो है कि अब क्रोध का फूटने वाला है, जो क्रोध है धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है, अब फूटने वाला है। तो तत्काल में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसकी वजह से क्रांति 1857 में ही होती है? भाई 1854 में यह अधिनियम आया तो 1854 में क्यों नहीं हुई?
1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू किया तो अभी क्यों नहीं हुई, ठीक है, 1829 में सती प्रथा बंद हुई तो तभी क्यों नहीं हुई। तो वो धीरे धीरे करके बहुत सारे कारण इकट्ठे होते जा रहे थे। अब 1857 में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से, और ये क्या है, क्रांति होना अनिवार्य हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे एक सैनिक विद्रोह बताया है, और वो सैनिक विद्रोह क्यों बताया है, क्योंकि प्रारंभ जो की गई थी वो सैनिकों के द्वारा ही की गई थी। सैनिक, यहां पर देखिए सैनिक कारण भी मैंने बताया था, इस वजह से सैनिकों ने भाग लिया था। इसके अलावा तात्कालिक कारण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रांति के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का क्या देख रहे हैं दोस्तों, तात्कालिक कारण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या है दोस्तों 1857 की क्रांति का, तो देखिए 1857 की क्रांति से पहले भारत में एक बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस के स्थान पर अब एक नई बंदूक लाई गई है एनफील्ड राइफल्स। और एनफील्ड राइफल्स का जो कारतूस होता था, उसके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। उस कारतूस की विशेषता क्या थी कि उसको चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, उस पर एक खोल लगा होता था दोस्तों, और उसे चलाने से पहले क्या है, मुंह से काटना पड़ता था, तब जाकर वो खोल खुलता था, तब उस कारतूस को हम बंदूक में घुसा सकते थे, इस तरीके से। अब देखिए अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा किया है या जानबूझ अनजाने में उनसे हुआ है, लेकिन इससे भारतीयों जो सैनिक हैं, जो उनकी सैनिक जो भावना है, धार्मिक जो भावना है, वो क्या है, नष्ट होंगी कि नहीं होंगी, नष्ट होंगी। तो नष्ट होंगी, सैनिकों ने इसका विरोध किया है, और विरोध करने में सबसे पहली जो घटना घटी है, मंगल पांडे कारतूस चलाने से मना कर देता है, 2 अंग्रेज अधिकारी बाघ और ह्यूसन की हत्या कर देता है, इस वजह से क्रांति होती है प्रारंभ, ठीक है। तो देखिए ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई राइफल्स लाई जाती है एनफील्ड राइफल्स, और एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे सैनिकों को उसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, इससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता था, जिससे क्या होती है 1857 की क्रांति। गाय पवित्र है हिंदुओं की, सूअर पवित्र है मुसलमानों का, ठीक है, तो दोनों का जब पवित्र पशुओं की यहाँ पर चर्बी लगी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे कारतूस चलाएं, सैनिक मना करते हैं, अंग्रेज जबरदस्ती करते हैं, इस वजह से ये क्रांति क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए तात्कालिक कारण की अगर मैं चर्चा करूं तो तात्कालिक कारण है दोस्तों 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो आपको याद रखना है ब्राउन बेस के स्थान पर, ये बंदूक का नाम है दोस्तों, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। तो ब्राउन बेस के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये एनफील्ड राइफल्स जो है, इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की क्या लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी। इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। होती थी। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे सैनिकों का क्या नष्ट होता था, धर्म नष्ट होता था। इस वजह से क्या होती है 1857 की क्रांति। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था।
जिससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता था, जिससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता था। जिससे सैनिकों का क्या नष्ट होता था? धर्म नष्ट होता था। ठीक है, देखिए इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता था। इस वजह से क्या होती है दोस्तों, 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, तो तात्कालिक कारण मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है दोस्तों तात्कालिक कारण। ठीक है, देखिए ये एनफील्ड राइफल्स P53 का प्रयोग हुआ है, ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग होता है। और याद रखना दोस्तों, भारत में इसका जो प्रयोग है वो 1867 तक हुआ है। भारत में इसका प्रयोग कब तक होता है? तो 1867 तक, 1867 ईस्वी तक इसका प्रयोग होता है एनफील्ड राइफल्स का। तो तात्कालिक कारण है ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग होता है। और एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिससे सैनिकों का क्या है, धर्म नष्ट होता है। और इससे धर्म नष्ट हो रहा है तो सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता है, गाय और सुअर की चर्बी उनके मुंह में लगती है, तो इससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता है। सैनिक इसे चलाने से मना करते हैं, लेकिन अंग्रेज इनसे जबरदस्ती चलवाते हैं, तो क्या है, सैनिक विद्रोह होता है और क्रांति प्रारंभ हो जाती है। ये क्रांति का है तात्कालिक कारण। देखिए आज मैंने राजनीतिक और तात्कालिक दो इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में चर्चा की है। एक छोटा सा सैनिक कारण भी हमने देखा है, 1854 में डाकघर अधिनियम आता है, जिससे सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा समाप्त कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, 1857 की क्रांति। देखिए एक बार दोबारा से सभी कारणों के बारे में दोबारा से चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहला हमने जो कारण देखा है वो देखा है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण क्या था दोस्तों, राजनीतिक दो कारण रहे हैं। एक तो हुई है सहायक संधि प्रणाली। भारत में जो लॉर्ड वेलेस्ली था 1798 से 1805 तक भारत का वायसराय गवर्नर जनरल रहता है, इसके द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत देशी रियासतों को अपने अधीन किया गया है। जैसे किस किस रियासत ने कब कब संधि की, तो हैदराबाद ने 1798, अवध ने 1801, भोसले सिंधिया 1803, मैसूर 1799, पेशवा 1802। राजस्थान में लगभग ज्यादातर रियासतें जैसे इंपोर्टेंट मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर 1818 में संधि करती हैं। इससे क्या है, राजाओं के जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के हाथों में सुरक्षित हो गए थे और वो क्या करते हैं, क्रांति। उसके अलावा देखिए दूसरा राजनीतिक जो इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इस नीति को बोध निषेध नीति, व्यवगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति लागू की गई है। इसके द्वारा यदि किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाए या उसके कोई पुरुष उत्तराधिकारी जीवित ना हो तो वह कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता था। इससे उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो रियासत थी, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाती थी। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतों को हड़पा था। जैसे किस किस रियासत को हड़पा है, तो सर्वप्रथम जो हड़पा है वो सतारा। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में 1848 में। उसके बाद संभल, जैतपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर छत्तीसगढ़ 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, तंजौर और रकट 1855। अवध का जो विलय हुआ है 1856 ईस्वी में, उसका विलय कुशासन के आरोप में किया जाता है। उसके बाद देखिए सैनिक कारण जो रहे हैं, 1854 में एक नया डाकघर अधिनियम पारित होता है। सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई है, इस वजह से क्रांति होती है। तात्कालिक कारण ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग, भारत में इसका प्रयोग 1867 ईस्वी तक चला है। इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे सैनिकों का धर्म नष्ट होता था। इस वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति। तो ये क्रांति के जितने भी कारण थे कि कौन कौन से कारणों की वजह से क्रांति हुई है वो हमने अब तक अध्ययन किया है, उनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा है। सबसे पहले देखिए मैंने बताया था सामाजिक व धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरी आई थी, सती प्रथा रोकी थी, नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, धार्मिक निरुपयोगिता अधिनियम लाया गया था। बहुत सारे धार्मिक और कारण थे। उसके अलावा आर्थिक कारण मैंने बताए, भारत के बहुत सारे जो कारीगर थे, बहुत सारे जो राज्य में संरक्षण में जो कलाकार रहते थे वो कलाकार विहीन हो गए। मध्यम वर्ग को बहुत सारी परेशानी होने लगी। शहरी वर्ग भी कृषि पर आ गया, कृषि पर भी बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए गए। इस वजह से क्रांति होती है। राजनीतिक कारण हमने देखा, सहायक संधि प्रणाली अंग्रेजों ने लागू की है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की है, डाकघर अधिनियम वो सैनिक विद्रोह कारण था। इसके अलावा जो तात्कालिक कारण है ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग।
तो ये क्रांति के क्या थे दोस्तों, कारण थे। हमने अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इनके बारे में पढ़ा है। अगर अब भी किसी बच्चे को इन कारणों में कोई भी किसी प्रकार की कहीं भी दिक्कत हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे ऐप के बारे में सजेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कीजिए, नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Thank you so much.